Good morning, everybody. Welcome back to my channel. Guys, today we will be discussing one important topic, that is, what are the factors which determines the dividend policy. वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन सी मेन बातें हैं, वो कौन कौन से तत्व हैं जो आपको डिविडेंड पॉलिसी बनाते टाइम ध्यान में रखने चाहिए. So basically we will be discussing the factors. डिविडेंड पॉलिसी क्या है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था. फर्म का वो डिसीजन जिसमें फर्म ये डिसाइड करती है कि प्रॉफिट का कितना पार्ट आप डिविडेंड दोगे और कितना पार्ट आप अपने पास रिटेन्ड अर्निंग के रूप में रखोगे. तो डिविडेंड पॉलिसी क्या है, एक किस्म से डिसाइड करना कितना डिविडेंड देना है और कितना अपने पास एज रिटेन्ड अर्निंग रखना है प्रॉफिट को. फर्म चाहे तो सारे का सारा प्रॉफिट डिविडेंड के तौर पे भी दे सकती है, और अगर फर्म के पास अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, फ्यूचर में फर्म को आगे पैसा चाहिए, तो फर्म सारे का सारा अपने पास भी रख सकती है. तो ये डिसाइड करना, ये आपका डिविडेंड पॉलिसी में आता है. पॉलिसी मतलब आपकी अप्रोच क्या है. तो जब भी आप कोई ऐसा डिसीजन लेते हो कि हम लोग, मान लो आपने डिसाइड कर लिया है कि 20% डिविडेंड दिया करेंगे आगे और 80% अपने पास रिटेन्ड अर्निंग रखेंगे, तो ये डिसाइड करते टाइम आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको डिविडेंड पॉलिसी डिसाइड करते टाइम ध्यान में रखने चाहिए. तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. पहला जो फैक्टर है वो है फाइनेंशियल नीड. तो फाइनेंशियल नीड कितनी है फर्म की, कितना पैसा फर्म को चाहिए आगे, वो किस बात पे डिपेंड करता है. वो बात पे डिपेंड करता है कि फर्म का जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है फर्म के पास वो कितनी है. आपके पास इन्वेस्टमेंट की क्या अपॉर्चुनिटी आई हुई है मार्केट में. अगर कोई आप नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हो या कोई नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हो या किसी नई मार्केट में आप एंटर करना चाहते हो, तो ये एक किस्म से आपके पास अपॉर्चुनिटी है. तो अगर आपको लगता है कि अगर आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी, उस टाइम पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो आपको डिविडेंड जो है वो कम से कम देना चाहिए और अपने पास रिटेन्ड अर्निंग ज्यादा से ज्यादा रखनी चाहिए. दूसरी बात ये भी है कि अगर आपको फाइनेंशियल नीड है और अगर आपको मान लो इक्विटी शेयर इश्यू करना पड़ गया, तो इक्विटी शेयर इश्यू करने के लिए आपको पता है फ्लोटेशन कॉस्ट लगती है, बहुत सारे चार्जेस लगते हैं आपको. इसके अलावा बहुत सारे प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ता है. तो इन सब चीजों में टाइम लगता है और पैसे लगते हैं. तो इससे बचने के लिए भी आपको रिटेन्ड अर्निंग ज्यादा करनी चाहिए, डिविडेंड कम से कम देना चाहिए. तो अगर आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है तो डिविडेंड कम दो, अगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है तो डिविडेंड ज्यादा दो. सेकंड पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स. लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ ऐसे शेयर होल्डर्स होते हैं, जैसे विडो हो गई, ओल्ड एज जो पेंशन के ऊपर डिपेंडेंट हैं लोग, उनको रेगुलर डिविडेंड चाहिए. तो इसका मतलब अगर किसी कंपनी ने डिसाइड कर रखा है कि 5 रुपए पर डिविडेंड पर शेयर देंगे, हर शेयर के ऊपर 5 रुपए हमेशा देंगे, तो इसको हम बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड. तो एक फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो उससे क्या होता है, इन्वेस्टर की अनसर्टेनिटी कम होती है, इन्वेस्टर को जो करंट इनकम चाहिए अपने गुजारे के लिए वो मिल जाती है. और कुछ जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे LIC होगी, UTI होगी, बड़े बड़े बैंक हो गए, उनको भी उन्हीं फर्म में इन्वेस्ट करना होता है जो रेगुलर डिविडेंड देती है. तो स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड का पॉइंट भी ध्यान में रखना चाहिए, उसके हिसाब से आपको अपनी डिविडेंड पॉलिसी बनानी चाहिए. फिर बात आती है लीगल रेस्ट्रिक्शंस की. जब भी कोई फर्म डिविडेंड पॉलिसी बनाती है तो वो लीगल प्रोविजन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए. जैसे कि अगर आप देखोगे, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 जो है, कंपनीज एक्ट 2013, इसका जो 123 सेक्शन जो है, सेक्शन नंबर 123, ये क्लियरली आपको बोलता है कि अगर आपको कोई डिविडेंड देना है
तो वो डिविडेंड आपको तभी देना है जब आपके पास करंट प्रॉफिट हो, या अगर आप पास्ट के प्रॉफिट में से दे रहे हो तभी दे सकते हो। बट आपको डिविडेंड देने से पहले जो डेप्रिसिएशन है उसको देना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन निकालने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसमें से आप डिविडेंड दे सकते हो। ये क्लियरली सेक्शन 123 में बोला गया है। तो इस तरह आपको लीगल प्रोविजन को भी ध्यान में रखना होता है। इसी तरह अगर आपके पास पास्ट में कोई लॉसेज इकट्ठे हुए हैं, आपके पास लॉसेज हो रहे हैं कई सालों से और इस साल आपको प्रॉफिट हो गया, तो ऐसा नहीं है कि आप डिविडेंड दे सकते हो। पहले आपको पहले के लॉसेज को पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद अगर कुछ बचता है तो फिर आप डिविडेंड दे सकते हो। इसी तरह फर्म जो है अगर उसकी लायबिलिटी ज्यादा है एसेट से तो वो डिविडेंड नहीं दे सकती। तो ये कुछ बातें लीगल प्रोविजन के अकॉर्डिंग भी आपको याद रखनी होती है, इनको फॉलो करना होता है। फिर है रेस्ट्रिक्शंस इन लोन एग्रीमेंट। जब भी आपने कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब जैसे IDBI हो गया, IFCI हो गया, ICICI हो गया, अगर इन बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने लोन लिया है तो ये आपको कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं कि आप डिविडेंड नहीं दे सकते। कब तक? अगर आपका करंट रेशो, आपने पढ़ा होगा +1 +2 में, अगर आपका करंट रेशो जो कि क्या होता है, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, अगर ये 2:1 से कम हो जाए तो आप डिविडेंड नहीं दे सकते। इसका मतलब आपकी करंट एसेट्स जो है वो हमेशा दुगनी होनी चाहिए करंट लायबिलिटी से। इसी तरह अगर आपका डेट इक्विटी रेशो, वो क्या होता है, टोटल डेट डिवाइड बाय टोटल इक्विटी, अगर ये रेशो 1.5:1 से ज्यादा हो जाए, मतलब टोटल डेट जो है आपका 1.5 हो, टोटल इक्विटी अगर 1 है, मतलब डेट जो है वो इक्विटी से 1.5 गुना से ज्यादा हो जाए, तब भी आप डिविडेंड नहीं दे सकते। तो इस तरह की कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगती हैं। इसके अलावा ये जो बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको लोन देती हैं, ये इस बात की रेस्ट्रिक्शंस भी लगाती हैं कि आप डिविडेंड तभी दे सकते हो जब आपने कम से कम एक छोटा सा अमाउंट, कुछ अमाउंट जो है वो सिंकिंग फंड में डाल दिया हो। सिंकिंग फंड आपने पढ़ा होगा +2 में या +1 में, कि आपने डेट जो लिया हुआ है उस डेट को आपने कभी ना कभी वापस देना है। तो इस डेट के लिए आपने क्या किया है, एक सिंकिंग फंड बनाया है और उसके अंदर हर साल आप कुछ अमाउंट डालते हो। तो जब तक कि आप इसके अंदर कुछ अमाउंट नहीं डालते हो तब तक आप डिविडेंड नहीं दे सकते। इसी तरह ये लोग ये रेस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं कि आप 10% से ज्यादा डिविडेंड नहीं दे सकते, अपने प्रॉफिट का 10% से ज्यादा डिविडेंड नहीं दे सकते आप। तो इस तरह से बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस ये लोग लगाते हैं, तो इन रेस्ट्रिक्शंस को भी आपको फॉलो करना होता है। तो आप इनके अकॉर्डिंग ही डिविडेंड पॉलिसी बनाओगे। फिर बात आती है लिक्विडिटी की। देखिए, जब आप डिविडेंड दे देते हो तो डिविडेंड आप देते हो कैश में, कैश की जब पेमेंट हो जाती है तो प्रॉब्लम आती है लिक्विडिटी की। लिक्विडिटी की प्रॉब्लम क्यों आएगी? क्योंकि सारा कैश तो आपने किसको दे दिया, डिविडेंड के तौर पे दे दिया, तो आपको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ गई। दूसरा ये भी हो सकता है कि एक कंपनी जिसको प्रॉफिट तो बहुत हुआ हो बट उसके पास कैश नहीं है, ऑलरेडी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम चल रही है। कैश क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने क्या किया, कंपनी ने अपनी लायबिलिटीज पे कर दी, या कंपनीज ने एसेट्स खरीद ली कैश में, या उसका पैसा जो है वो डेटर्स में फंसा हुआ है। तो इन सब कारणों के कारण आपके पास डिविडेंड देने के पैसे नहीं है। कारण तो आपको पता लग गया भी, अगर आप कैश दोगे तो लिक्विडिटी वैसे ही प्रभावित होगी। दूसरा ये हो सकता है कि लिक्विडिटी ऑलरेडी आपकी कमजोर है, तो कैश पोजीशन जो है वो देखनी होती है भी कैसी है कंपनी की। कहीं ऐसा तो नहीं है कि डिविडेंड देने से लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ जाए। तो कैश जो है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लिक्विडिटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप कितना डिविडेंड दोगे। अगर आपके पास कैश ज्यादा पड़ा है और आपकी लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है तो आप डिविडेंड ज्यादा दे सकते हो। बट अगर आपके पास कैश कम है
तो ऑलरेडी आपकी लिक्विडिटी अच्छी नहीं है तो आपको डिविडेंड नहीं देना चाहिए। फिर बात आती है एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। कई बार ये भी होता है कि कंपनी के पास कैश नहीं है बट फिर भी वो डिविडेंड देती है। अच्छा, क्यों? क्योंकि उसकी जो कैपिटल मार्केट तक पहुंच है वो अच्छी है, मतलब उसको इजीली, उसकी गुडविल अच्छी है, इसलिए उसको बड़े ही इजी और बड़े ही सस्ते रेट पे लोन वगैरह मिल जाता है मार्केट से। उसको डेट या इक्विटी अगर उठाना है तो वो बड़ी ही जल्दी उठा सकती है। उसकी लिक्विड पोजीशन चाहे अच्छी नहीं है क्योंकि उसकी गुडविल इतनी अच्छी है। तो फिर हम देखते हैं कि कितनी इजी आपको कैपिटल मार्केट से पैसे मिल सकते हैं, तो आप लोन वगैरह ले सकते हो और डिविडेंड दे सकते हो। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग का भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट है डिविडेंड पॉलिसी डिसाइड करते टाइम। देखिए, जितनी ज्यादा आपकी अर्निंग स्टेबल रहने वाली है, फ्यूचर में फ्लक्चुएशन नहीं होने वाली, भी आपकी सेल जो है वो ऊपर नीचे नहीं होने वाली, प्रॉफिट आपका स्टेबल रहेगा, तो फिर आप डिविडेंड ज्यादा दे सकते हो। अगर आपकी अर्निंग स्टेबल नहीं होने वाली, आपको लगता है कि आपकी अर्निंग ऊपर नीचे बहुत ज्यादा हो रही है, तो फिर आपको ज्यादा डिविडेंड नहीं देना चाहिए, पैसे को संभाल के अपने पास रखना चाहिए रिटेन अर्निंग के तौर पर। ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनिंग कंट्रोल। देखिए, कंट्रोल किसके पास होता है? शेयर होल्डर्स के पास। अब ये शेयर होल्डर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कंट्रोल को मेंटेन करना चाहते हैं या कंट्रोल को अपने किसी और को भी देना चाहते हैं। अब मान लो आपने डिविडेंड दे दिया, आपने कैश की फॉर्म में, सारा कैश चला गया, अब आपके पास पैसे नहीं है, आपने क्या कर दिया? नए शेयर इश्यू कर दिए। जब नए शेयर इश्यू करोगे तो ये जो कंट्रोल है पुराने शेयर होल्डर के पास, उसके साथ साथ नए शेयर होल्डर भी आ गए। मान लो पहले 50,000 शेयर होल्डर थे, 5,000 नए शेयर इशू कर दिए, तो अब कितने शेयर होल्डर हो गए टोटल? 55,000। तो पहले जो कंट्रोल 50,000 लोगों के पास था, अब किन के पास चला गया? 55,000 लोगों के पास। तो ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप कंट्रोल खोना चाहते हो या बनाए रखना चाहते हो। अगर आप कंट्रोल नहीं देना चाहते किसी को, तो आप रिटेन अर्निंग ज्यादा करोगे, डिविडेंड कम दोगे। अगर आप कंट्रोल का आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो आप डिविडेंड दोगे ज्यादा, फिर नए शेयर इशू करोगे, नए शेयर इशू करने से आपका कंट्रोल कम हो जाएगा। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस बात को लेकर चलते हो। फिर आता है इफेक्ट ऑन अर्निंग पर शेयर। देखिए, पिछले पॉइंट में हमने यही किया था कि जब आप डिविडेंड ज्यादा देते हो तो फिर आपके पास कैश बचता नहीं, इसलिए आप नए शेयर इशू करते हो। अब नए शेयर इशू करने से क्या होगा? आपका अर्निंग पर शेयर कम हो जाएगा। अर्निंग पर शेयर क्या होता है? टोटल प्रॉफिट आपको जो हुआ है डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर होल्डर, उसी से निकलता है अर्निंग पर शेयर। अब नंबर ऑफ शेयर होल्डर आपके नए शेयर होल्डर आने से बढ़ गए हैं, तो आपका अर्निंग पर शेयर क्या हो जाएगा? कम। तो ज्यादा डिविडेंड देने से अर्निंग पर शेयर आपका कम हो जाता है, क्योंकि नए शेयर इशू करने पड़ते हैं आपको। तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। फिर आता है फर्म की एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या है। देखिए, फर्म फ्यूचर में कितना रिटर्न कमाएगी। अगर वो फर्म फ्यूचर में जो रिटर्न कमाने वाली है वो ज्यादा है शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन से, जो कि क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर फर्म जो रिटर्न कमाएगी वो ज्यादा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, फिर तो सारे का सारा आपको अपने पास रखना चाहिए रिटेन अर्निंग, क्योंकि आप ज्यादा कमाओगे। और अगर फर्म की एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कम है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन से, तो सारे का सारा क्या दे देना चाहिए? डिविडेंड दे देना चाहिए, अपने पास कुछ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शेयर होल्डर ज्यादा कमा लेंगे आपसे ज्यादा। और अगर आपकी रिटर्न और शेयर होल्डर की रिटर्न दोनों बराबर हैं, फिर चाहे आप डिविडेंड दो या रिटेन अर्निंग दो, मार्केट प्राइस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये डिपेंड करता है कि आप कितना रिटर्न कमाओगे। अगर आप शेयर होल्डर से ज्यादा रिटर्न कमाते हो कंपनी, तो आपको सारा का सारा अपने पास रखना चाहिए। अगर आपकी फर्म की एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अगर कम है शेयर होल्डर की रेट ऑफ रिटर्न से, तो सारे का सारा उसको डिविडेंड दे देना चाहिए। फिर बात आती है इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, आप क्या करते हो? कंपनी एसेट परचेज करती है, वो एसेट मान लो 10 इयर्स तक चलेगी।
10 ईयर्स के बाद आपको नई एसेट चाहिए, तो इस एसेट को आप क्या करते हो, इस एसेट की मान लो वैल्यू 10 लाख रुपए, तो आप क्या करते हो, हर साल 1 लाख रुपए किस में लगा देते हो, डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हो, ताकि 10 साल बाद आपके पास 10 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे, फिर आप उससे नई एसेट परचेज कर सकते हो। बट अगर मार्केट में इन्फ्लेशन इतना तेज चल रहा है, तो ये 10 लाख की जो वैल्यू आपने 10 साल बाद लगाई है, ये 10 लाख नहीं रहेगी, मान लो 15 लाख होगी। बट आपने तो 10 लाख रुपए इकट्ठे किए हैं डेप्रिसिएशन से, तो फिर आपको 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा कैश चाहिए। तो वो जो कैश आप देने वाले थे डिविडेंड के तौर पे, वो अब कहाँ चला जाएगा, सारे का सारा नई एसेट को परचेज करने में लग जाएगा। तो फिर आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी, फिर आपको नई इक्विटी इश्यू करनी पड़ेगी या लोन लेना पड़ेगा। तो इन्फ्लेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लास्ट पॉइंट है आपका जनरल स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। देखिए, अर्निंग जो है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि इकोनॉमिक कंडीशन कैसी चल रही है। अगर लगता है कि फ्यूचर में इकोनॉमी की जो स्टेट है, इकोनॉमी की जो कंडीशन है वो अच्छी रहने वाली है, बूम आने वाला है, या फिर यूं कह लो कि फ्यूचर में अच्छी कंडीशन रहने वाली है, तो उस टाइम आपको डिविडेंड ज्यादा देना चाहिए, रिटेन अर्निंग कम करनी चाहिए। बट अगर फ्यूचर में आपको लग रहा है, अभी फिलहाल जो लग रहा है कि डिप्रेशन चल रहा है, जैसे कोरोना चल रहा है, तो इस टाइम आपको पैसा अपने पास ज्यादा रखना चाहिए, डिविडेंड कम देना चाहिए। तो अगर इकोनॉमी के अंदर अनसर्टेनिटी है, पता नहीं है कल का कुछ भी, तो रिटेन अर्निंग ज्यादा होनी चाहिए, डिविडेंड कम होना चाहिए। बट अगर फ्यूचर की आपको पूरी सर्टेनिटी है, गवर्नमेंट जो है 5 साल चलेगी, बिजनेस बढ़िया चलेगा, तो आपको डिविडेंड ज्यादा देना चाहिए, रिटेन अर्निंग कम करनी चाहिए। तो ये सारे के सारे फैक्टर आपको हमेशा बहुत ध्यान से कंसीडर करना चाहिए जब भी आप एक डिविडेंड पॉलिसी बनाते हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।